जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, हिंदी पेडागोजी के मेन कॉन्सेप्ट सीरीज की ये छठी क्लास है और आज का यह टॉपिक भाषा यानी लैंग्वेज सी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक पर ट्रिपल स्टार बना लेना, क्योंकि यह टॉपिक हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, बोली क्या होती है, भाषा के रूप और भाषा कौशल। देखिए, ये टॉपिक हिंदी में तो आता ही आता है, लेकिन अंग्रेजी, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज हो, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपके लैंग्वेज के दोनों पेपरों में इनको मिला करके कम से कम 3 से 4 अंक आपके सुनिश्चित हो जाएं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जितना भी सी टेट का कंटेंट है वह मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं, इसलिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त, चिंतन और महसूस करते हैं। तो पहली बात, भाषा एक माध्यम है, एक मीडियम है। जैसे मोटरसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का एक माध्यम है, ठीक वैसे ही भाषा अभिव्यक्ति, चिंतन और महसूस करने का एक माध्यम है, विचारों को अभिव्यक्त। इसका मतलब ये है कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, यानी कि भाषा संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। भाषा चिंतन यानी थिंकिंग का भी एक माध्यम है। अगर आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच रहे हैं तो वह सोचना भी भाषा के ही माध्यम से हो रहा है। कभी बिना भाषा के या बिना शब्दों के कुछ सोचने का प्रयास करिए, हो ही नहीं पाएगा। तो थिंकिंग यानी कि चिंतन भी हम भाषा के प्रयोग से ही करते हैं। भाषा के माध्यम से हम महसूस यानी कि फील भी करते हैं। देखिए, जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं या कोई इमोशनल मूवी देखते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। जैसे एक मूवी थी ना देवदास, उसको देखकर कितने लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। और जब हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो हम हंसने लगते हैं। जैसे मैंने हेरा फेरी दर्जनों बार देखी है, लेकिन राजू बाबूराव और श्याम की तिकड़ी आज भी उतना ही हंसाती है। तो इन फिल्मों में, गानों में भाषा का ही तो इस्तेमाल हो रहा है और इन फिल्मों और गानों से जैसी बात हम तक पहुंच रही है, हम वैसा ही महसूस कर पा रहे हैं। तो भाषा भी फील करने का, महसूस करने का एक माध्यम है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि भाषा खुद को अभिव्यक्त करने का, सोचने विचारने का और अपनी भावनाओं को महसूस करने का एक माध्यम है। इतना स्पष्ट है? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, सी टेट के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन कैसे घुमा कर पूछ रहा है। क्वेश्चन के ऑप्शन के रूप में पूछता है कि निम्न में से कौन सा गलत है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, दूसरा भाषा संप्रेषण का ही माध्यम है। तो देखिए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यह बात पूरी तरह से सही है, लेकिन भाषा संप्रेषण का ही माध्यम है, ये बात गलत है। क्योंकि भाषा से हम संप्रेषण, चिंतन और महसूस करना, ये तीनों कार्य करते हैं। यानी लैंग्वेज के माध्यम से हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, थिंकिंग भी करते हैं और फील भी करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बोली क्या होती है? देखिए, बोली भाषा का ही छोटा रूप है। किसी क्षेत्र विशेष के लोग किसी भाषा को कैसे बोलते हैं, उसी को बोली कहते हैं। देखिए, हिंदी एक भाषा है और खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, इसीलिए हम यहाँ पर बहुभाषिता की बात करते हैं, मल्टीलिंग्वलिज्म की बात करते हैं। इसीलिए हमारे देश में कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी। क्योंकि विविधता इतनी ज्यादा है कि पूरे देश में हिंदी बोली ही नहीं जाती। दुनिया में अनेकों देश हैं जहां पूरे देश में एक ही भाषा बोली जा रही है। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चाइनीज, जर्मनी में जर्मन, स्पेन में स्पेनिश, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी भाषा का एक वाक्य ले लेते हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब देखिए, इसी बात को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरह से बोलते हैं। इसी को अवधि में कहेंगे, एक मनई के 2 बेटवा रहिन।
छत्तीसगढ़ी में कहेंगे कोनो आदमी के दू छोकरा रहीस है। हरियाणवी में कहेंगे एक माणस के दो छोरे थे। भोजपुरी में कहेंगे कोनो आदमी के दू ठो लड़का रहुए। ब्रज भाषा में कहेंगे एक जने के दो छोरा है। तो देखिए भाषा एक ही है हिंदी, लेकिन भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसे अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो इसी को बोली कहते हैं, इसी को डायलेक्ट कहते हैं। भाषा के रूप देखिए, भाषा के तीन रूप हैं। पहला है सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, दूसरा है मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज, तीसरा है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। इन अंग्रेजी के शब्दों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेपर में मौखिक भाषा की जगह पर ओरल लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए और लिखित भाषा की जगह पर रिटन लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाए। तो पहला है सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज। देखिए, अगर हम अपने डेली लाइफ में यूज की बात करें, दैनिक जीवन में इस्तेमाल की बात करें, तो हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे मैं अभी लिखित भाषा और मौखिक भाषा का इस्तेमाल करके यह टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एकदम शुरुआत में जब मानव को बोलना और लिखना नहीं आता था तो वह सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करके अपनी बात करते थे। अब ये सांकेतिक भाषा होता क्या है? देखिए, जब हम अपने हाव भाव से, अपने हाथों और आंखों का, चेहरे के एक्सप्रेशन का प्रयोग करके अपनी बात बताने का प्रयास करते हैं, तो इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माँ बाप बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से वाला चेहरा बनाकर जब उसे अपनी आंख दिखाते हैं तो बच्चा डर जाता है और बात मान लेता है। ये भी तो एक कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन बिना शब्दों के, सांकेतिक तरीके से। वैसे ही अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है और उसे कुछ चाहिए और वो बोलना नहीं जानता, तो वो उधर अपनी उंगली दिखा करके ऊ करता है, और उसके पास जो भी है, उसके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कि बच्चा क्या कहना चाहता है। इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए, इस साइन लैंग्वेज का यानी सांकेतिक भाषा का महत्व तो कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र हुआ है कि इंडियन साइन लैंग्वेज को मानकीकृत करके उसका इस्तेमाल प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जो बधिर बच्चे हैं, बोल नहीं सकते, या मूक बधिर बच्चे हैं, बोल और सुन दोनों नहीं सकते, उनके समावेशन के लिए यह साइन लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है मौखिक भाषा या ओरल लैंग्वेज। देखिए, जब हम भाषा का प्रयोग मुंह से बोल करके करते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी मौखिक भाषा का प्रयोग करके यह टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा है लिखित भाषा यानी कि रिटेन लैंग्वेज। जब हम भाषा का प्रयोग लिख करके करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब इसी कंटेंट पर अलग अलग क्वेश्चन बना करके CTET में आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मौखिक भाषा जैसे प्रभावशाली तरीके के होने के बावजूद हमें इस लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों है? अब यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए क्रम से उन्हें समझ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। पहला है लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और अस्थाई होता है। देखिए, यहाँ पर अस्थाई का मतलब ये है कि अगर आपने किसी से कुछ कहा तो उस बात को भूल जाने का खतरा बना रहता है। बोली हुई बात परमानेंट या स्टेबल नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई बात लिख करके दे दिया है तो वह अस्थाई हो जाती है। आपने वह गाना सुना है ना कि तूने जब मेरा आखिरी खत जलाया होगा तो देने वाला भी तुझे याद आया होगा। तो ये जादू है लिखित भाषा का कि भूली बिसरी यादों को भी ताजा कर देता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब अगर मान लीजिए हमें कुछ खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाना है और वो दुकानदार अपने प्रोडक्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस में है, तो वो क्या कहता है? सर, एकदम पक्की गारंटी है कि ये खराब नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो जब भी कोई व्यक्ति हमें कुछ भी लिखकर देने की बात करता है तो उस पर हमें ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि लिखने से बातों में स्थायित्व आ जाता है। दूसरी बात ये कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक होती है। देखिए, मौखिक भाषा का क्या है, कोई भी कभी भी पलट सकता है,
भाई आज अगर किसी लड़के को प्रपोज करना है तो वो अपने घुटनों पर बैठ करके बोल देगा कि हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो बोल सकता है कि हम आपके हैं कौन। लेकिन अगर वहीं पर बात लिखित में है तो वो प्रमाणित हो जाती है, एक प्रूफ बन जाता है। यानी बात पक्का तभी माना जाएगा जब वह लिखित रूप में होगा। आप देखिए, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मार्कशीट हो, मैरिज सर्टिफिकेट, जमीन की रजिस्ट्री, यानी हर महत्वपूर्ण चीज लिखित रूप में ही रखी जाती है, क्योंकि लिखित रूप में होने से उस बात की विश्वसनीयता, उस बात का अस्थायित्व ज्यादा हो जाता है। तो लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और अस्थायी होती है। दूसरा है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। देखिए, लिपि को अंग्रेजी भाषा में स्क्रिप्ट कहते हैं। ये लिपि होता क्या है? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका होता है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जाएं। तो CTET में अक्सर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्या किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है कि थोड़े से बदलाव के साथ कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ये बात हमें स्पष्ट है। इसी देवनागरी लिपि में लिखा है लाल गुलाब। इस लाल गुलाब को हम रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, थोड़े से बदलाव के साथ इसको देवनागरी लिपि से रोमन लिपि में भी लिख दिया गया। यानी कि भाषा यहाँ पर हिंदी ही है, लेकिन इसी को देवनागरी लिपि में भी लिख दिया गया और रोमन लिपि में भी। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हमने समझी। पहला ये कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक और अस्थायी होता है, और दूसरी बात, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। भाषा कौशल यानी लैंग्वेज स्किल्स। देखिए, भाषा कौशल 4 हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, और चौथा है लिखना। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके आसपास सभी लोग बोलते रहते हैं और बच्चा बस सुनते रहता है। फिर धीरे धीरे वो भी बोलना सीख जाता है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो पढ़ना और लिखना सीख जाता है। तो यही चारों भाषा कौशल हैं और लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश में इसको लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो इन चारों को इनकी विशेषताओं के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है ग्रहणात्मक कौशल या निष्क्रिय कौशल, रिसीविंग स्किल्स या पैसिव स्किल्स। इसमें आता है सुनना और पढ़ना। दूसरा है उत्पादन कौशल या सक्रिय कौशल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल या एक्टिव स्किल। इसमें आता है बोलना और लिखना। देखिए, इसको ग्रहणात्मक कौशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे हम सुन रहे हों या पढ़ रहे हों, दोनों ही प्रक्रियाओं में हम भाषा को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं, अपने अंदर संग्रह कर रहे हैं। और यह निष्क्रिय कौशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हम बैठे बैठे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसीलिए इसके निष्क्रिय कौशल कहते हैं। दूसरा है उत्पादन कौशल। इसको उत्पादन कौशल इसलिए कह रहे हैं कि चाहे हम बोल रहे हों या लिख रहे हों, तो इसमें हम भाषा का उत्पादन कर रहे हैं, भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसको उत्पादन कौशल कहते हैं। और इसको सक्रिय कौशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोलने में और लिखने में सक्रिय होना पड़ता है। बिना सक्रिय हुए आप बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते, इसीलिए इसको सक्रिय कौशल कहते हैं। अब इसी टॉपिक पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिनसे लगभग लोग एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। तो आप पूरी तरह सचेत होकर एक बार में सारी बातों को समझ लीजिए। पहला है कि ये चारों कौशल अलग अलग हैं या अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, ये चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब बच्चा सुन रहा होता है तो वह बोलना भी सीख रहा होता है, और जब वो पढ़ रहा होता है तो वह लिखना भी सीख रहा होता है कि कौन सा अक्षर कैसे बनता है। यानी कि ये चारों कौशल
अंतः संबंधित होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनका मनोवैज्ञानिक क्रम या स्वाभाविक क्रम क्या है? तो देखिए, इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही इनका मनोवैज्ञानिक क्रम या स्वाभाविक क्रम होता है। तीसरा है, इनको सिखाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो देखिए, इनको सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से, आपस में जोड़ करके सिखाना। क्योंकि अभी हमने ये समझा कि ये चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम इनको आपस में जोड़ करके सिखाएंगे तो बच्चा इसको ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अगला है, क्या इनको क्रम से या मनोवैज्ञानिक क्रम से भी सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। अधिकतर लोग सुनने के बाद पहले बोलते हैं, फिर बोलना सीख जाते हैं तो विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में जाकर ABCD क ख ग घ इसको पढ़ना सीखते हैं और फिर लिखना सीखते हैं। तो इन कौशलों को हम क्रम से भी सिखा सकते हैं। हालांकि सिखाने का सबसे बेहतर तरीका होता है एकीकृत रूप से सिखाना। अगला है, क्या इन्हें सिर्फ क्रम से ही सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा है सिर्फ क्रम से। सिर्फ क्रम से नहीं सिखा सकते। इनको क्रम से सिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ क्रम से नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे पेन लेकर या पेंसिल लेकर स्क्रिबलिंग करने लगते हैं, यानी कि ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने लगते हैं। इसी को स्क्रिबलिंग कहना कहते हैं, लिखना करना कहते हैं। इस स्क्रिबलिंग को लिखने का प्रथम चरण माना जाता है। तो अगर बात है कि क्या इन्हें सिर्फ क्रम से सिखाया जा सकता है, तो नहीं, इन्हें क्रम से तो सिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्रम से सिखाने वाली बात गलत है। अगला है, भाषा कौशलों को किस तरह से पढ़ाने की अनुशंसा की गई है? तो देखिए, भाषा कौशलों को एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से सभी को एक साथ मिला करके सिखाने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि ये चारों कौशल अंतः संबंधित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगला है, क्या भाषा अधिगम जीवन पर्यंत चलता है? नहीं, भाषा अधिगम जीवन पर्यंत नहीं चलता। सोच के देखिए, किसी 80-85 वर्ष के व्यक्ति को नई भाषा या नया शब्द सीखने में कोई रुचि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो भाषा अधिगम जीवन भर नहीं चलता। आइए अब CTET में इस टॉपिक से पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण और वर्णों की पहचान। तो देखिए, पढ़ना कौशल में ये चारों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात अगर की जाए तो वो है अर्थ एवं अनुमान। क्योंकि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका वो सही से अर्थ समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। बाकी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा हो उसका अर्थ वो ज्यादा अच्छे से समझ पाए। दूसरा है, भाषा के विभिन्न कौशलों को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? तो देखिए, भाषा के विभिन्न कौशलों को, ये चारों जो कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनको एकीकृत रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। हालांकि इनको क्रमिक रूप से भी सिखा सकते हैं, लेकिन अनुशंसा की गई है एकीकृत रूप से। और ऐसा इसलिए है कि ये चारों कौशल अंतः संबंधित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर एक साथ मिलाकर सिखाएंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? पहला मधुर वाणी, दूसरा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, तीसरा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, चौथा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो देखिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बोलने में वो ये है कि आप अपनी स्थिति के अनुसार बात को कह पा रहे हैं कि नहीं। आपको जिस सिचुएशन में बोलने के लिए कहा गया है, क्या आप उसी सिचुएशन में बोल पा रहे हैं कि नहीं। अब बच्चे से आप जो भी बात या जो भी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कह रहे हैं, अगर बच्चा उसी के ऊपर बोल रहा है तो वो एकदम सही बात है, क्योंकि बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा अपने कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपनी बात कह सके। तो इसका सही ऑप्शन होगा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो आज के लिए बस यहीं तक।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।